अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, तो हम आज इसका स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट गाइडलाइंस पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, बॉक्स नंबर 12.5। इसमें हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट देखेंगे पेशेंट की। तो स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट में हमारे पास आता है सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सर्जरी जहाँ पे हुई है वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी और उनकी डिस्ट्रप्शन हुई है, तो उस वजह से उसमें पेन होगा, वो चेक करेंगे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव स्वालिंग भी पेशेंट जो है वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद पोटेंशियल सर्कुलेटरी एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा देर तक अरसे तक बेड पे रहने से या फिर मूवमेंट ना करने से उसको पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन और सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, वो भी इसकी इम्पेयरमेंट होगी जो हमने ट्रीट करनी है। उसके बाद जॉइंट स्टिफनेस, लिमिटेशन ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड नेसेसरी पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को इमोबिलाइज किया जाता है ताकि उसकी हीलिंग जो है, हीलिंग का प्रोसेस वो इफ़ेक्ट ना हो, उसकी प्रॉपर हीलिंग हो जाए। तो उसकी वजह से वो जो नेसेसरी इमोबिलाइजेशन हो जाती है उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट के ऊपर आते हैं जो हमने ट्रीट करने होंगे। मसल एट्रोफी बिकॉज ऑफ इमोबिलाइजेशन, मसल की एट्रोफी हो जाती है, मसल ज़्यादा देर तक वॉक नहीं करेगा तो वो एट्रोफी में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और फंक्शनल एक्टिविटीज़ के भी लॉस हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ वेट बेयरिंग, जब मसल वीकनेस होगी तो वो वेट बेयरिंग की तरफ पेशेंट नहीं जाएगा, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। पोरेशनल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी ऑफ नॉन ऑपरेटिव जॉइंट। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें से क्या करना है। स्ट्रक्चरल फंक्शन इम्पेयरमेंट जब आपको अच्छे से याद होंगी तो आप उसका प्लान ऑफ केयर बना सकते हैं और उसके बाद उसकी इंटरवेंशन हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ये वाली जो हमारे पास फ़ेज़ है ये है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़। हमने ऊपर 3 फ़ेजेस पढ़ी थी, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़, मॉडरेट प्रोटेक्शन फ़ेज़ और मिनिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़। तो ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ है। इसमें प्लान ऑफ केयर जो हम पेशेंट को देंगे वो एजुकेट द पेशेंट इन प्रिपरेशन फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इंटरवेंशन में। इंस्ट्रक्शन इन सेफ पोजिशनिंग एंड लिम्ब मूवमेंट एंड स्पेशल पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन और काउंटर इंडिकेशन। इसके बाद डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मसल गार्डिंग और स्पैज्म। इसमें हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देंगे, यूज़ ऑफ मोडालिटीज सच एस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, टेंस मशीन यूज़ करेंगे, कूल देंगे, हीट देंगे, कॉन्टीन्यूस पैसिव मोशन उसकी करेंगे, CPM ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। इसके बाद थर्ड हमारे पास प्लान ऑफ केयर में आता है प्रिवेंट वोन इन्फेक्शन। हमारे पास वोन हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, नहीं वरना हमारी सारी सर्जरी जो है वो फेल हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शन देंगे, रिव्यू करेंगे प्रॉपर वोन केयर की, मिनिमाइज पोस्ट ऑपरेटिव स्वालिंग, एलिवेशन करेंगे ऑपरेटेड एक्सट्रीमिटी की, एक्टिव मसल पंपिंग एक्सरसाइजेज, एंकल एक्सरसाइजेज एट द डिस्टल जॉइंट, यूज़ ऑफ कंप्रेसिव गारमेंट, जेंटल डिस्टल और प्रॉक्सिमल मसाज। नेक्स्ट इसका है प्लान ऑफ केयर में प्रिवेंट करेंगे सर्कुलेटरी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और निमोनिया। ये वही जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, 1 सेकेंड जी, जो हमने पढ़ा था ना कि सर्कुलेटरी पोटेंशियल सर्कुलेटरी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, ये उसी से रिलेटेड है हमारे पास 5वां के प्लान ऑफ केयर जो हम देंगे ना, ताकि उसको पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको बेड सोर्स नहीं बने, उसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ना हो, तो हम उसकी एक्सट्रीमिटी को कौन सी पोजीशन में रखेंगे, ये सारा कुछ हमने इस इंटरवेंशन में देखना है। एक्टिव एक्सरसाइज करेंगे डिस्टल मस्कुलेचर की, ताकि आपके पास थ्रोम्बस नहीं बने, और डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसके बाद करेंगे हम 6 प्रिवेंट अननेसेसरी रेजिडुअल जॉइंट स्टिफनेस और सॉफ्ट टिश्यू कंट्रक्चर। इसमें भी हम CPM कराएंगे और एक्टिव पैसिव और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन इनिशिएटेड इन द इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। 7 पे आता है मिनिमाइज मसल एट्रोफी अक्रॉस इमोबिलाइज जॉइंट, मसल साइटिंग एक्सरसाइज। एक तो आपका वो जॉइंट है जिसको आपने इमोबिलाइज किया है, उसके ऊपर और नीचे जितने भी जॉइंट हैं, सपोज नी जॉइंट पे अगर हमारी सर्जरी हुई है तो हम उसके डिस्टल जॉइंट यानी एंकल जॉइंट और फुट जॉइंट की भी मूवमेंट करेंगे, और थोड़ी सी इसकी हिप जॉइंट पे या स्पाइन पे भी थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। इट्स मीन के बाकी के मसल्स आपके ट्रॉफी में ना जाए, उनकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे। इसके बाद मेंटेन मोशन एंड स्ट्रेंथ इन एरियाज above and below the operative site, same like above, active and
असिस्टिव रूम एक्सरसाइजेस टू नॉन ऑपरेटिव एरिया, जो आपका नॉन ऑपरेटिव एरिया है उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, उनकी भी एक्सरसाइज कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लान ऑफ केयर में मेंटेन फंक्शनल मोबिलिटी वाल प्रोटेक्टिंग ऑपरेटिव साइट, अडेप्टिव इक्विपमेंट एंड असिस्टिव डिवाइसेस इसमें हम यूज़ करेंगे। इसके बाद मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ आती है। इसके अंदर प्लान ऑफ केयर हमें याद करें, एजुकेट करेंगे पेशेंट को, उसको टीच करेंगे पेशेंट टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज और प्रोग्राम, मेक एडजस्टमेंट इफ स्वॉलिंग और पेन इंक्रीज। ये हमारे पास मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ आ रही है। यहाँ पे पेशेंट हील कर रहा है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ये दूसरी फेज़ है 1 to 6 वीक्स के बाद जो स्टार्ट होती है। इसमें हमने पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि वो किस तरह से एक्सरसाइज के लिए, अगर पेन आता है, पेन इंक्रीज़ आपका हो रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम एक्सरसाइजेस की, उसकी कम इंटेंसिटी पे हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। ग्रेजुअली रिस्टोर सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट मोबिलिटी, ऐसा ऐसा करके हम जो है सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट की मोबिलिटी पे भी वो भी ध्यान देंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे। उसमें एक्टिव असिस्टिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विद लिमिट्स ऑफ पेन करेंगे। जॉइंट मोबाइलाइजेशन प्रोसीजर देंगे। इस्टेब्लिश मोबाइल स्कार को की जो है मूवमेंट करेंगे, जेंटल मसाज करेंगे मोबाइल स्कार के ऊपर अराउंड द मेच्योरिंग स्कार। अब आप इमेच्योर स्कार के ऊपर मोबाइलाइजेशन नहीं करेंगे। जब हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी, आपके वुंड जो है हील हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर स्कार फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी इन्फ्लेमेशन में जो है, जब वो सबसाइड हो जाती है तो उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, आप अंदर से हील कर जाते हैं, तो फिर वो जो स्कार जो होगा उसको हम मोबाइल करेंगे। मोबाइल मीन उसको जेंटल मसाज ट्रेनिंग देंगे ताकि फिर वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर यही था। उसके बाद आता है मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़, दैट इज़ द लास्ट फेज़ ऑफ आवर इंजरी। इसमें प्लान ऑफ केयर देंगे। कंटिन्यू पेशेंट एजुकेशन, हमने फर्स्ट फेज़ में भी, सेकंड फेज़ में भी, थर्ड फेज़ में भी पेशेंट को एजुकेट करना है। एम्फेसाइज करेंगे ग्रेजुअल बट प्रोग्रेसिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्रूव्ड मसल परफॉर्मेंस, मोबिलिटी, बैलेंस इनटू फंक्शनल एक्टिविटी। यहाँ पे आपका जो है वो इंजरी हील हो चुकी है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का लास्ट फेज़ है। इसमें हम पेशेंट को उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएंगे, प्रोग्रेशन देंगे, उसको ज़ोर देंगे कि वो अपनी एक्सरसाइजेस करे ग्रेजुअली, और प्रोग्रेसिव उसकी जो है वो हम बैलेंस ट्रेनिंग को भी देखेंगे। प्रिवेंट री इंजरी और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, आप पेशेंट को बताएंगे इसमें प्लान ऑफ केयर में कि दोबारा से वो इंजरी, वो वाली एक्टिविटीज़ आप ना करें जिससे आपको स्ट्रेस आया था और आपकी जो है वो इंजरी हुई थी आपके टिश्यू की या जॉइंट की, तो हम कोशिश करेंगे कि वो पेशेंट वो ना करे। तो ये उसको प्लान ऑफ केयर होगा। इसमें उसको रीइंफोर्स सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सरसाइज यूज, आइडेंटिफाई अनसेफ एक्टिविटी। अनसेफ एक्टिविटी की वजह से हमें जॉइंट फ्रैक्चर आ रहा था या फिर कोई भी ट्रॉमा आ रहा था, तो हम उसको कहेंगे कि अवॉइड करें वो ये चीज़। उसके बाद रिस्टोर फुल जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी इफ़ पॉसिबल। जॉइंट स्ट्रेचिंग देंगे एंड सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। सेल्फ स्ट्रेचिंग और जॉइंट स्ट्रेचिंग बेसिकली आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कराता है और हमें जो है वो जॉइंट की फुल रेंज ऑफ मोशन, सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को रिस्टोर करता है। उसके बाद मैक्सिमम मसल परफॉर्मेंस, डायनामिक स्टेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, दैट इज़ लास्ट पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। इसमें हम क्या कराते हैं, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज यूजिंग हायर लोड्स एंड स्पीड एंड कंबाइंड मूवमेंट। हमने एक चीज़ नोट किया यहाँ पे, जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ थी उसमें उसको वेट बेरिंग की तरफ नहीं लेके जाना है। ग्रेजुअली हम मॉडरेट में थोड़ा सा लेके जाएंगे, ऐसा ऐसा वो जो है फंक्शनल एक्टिविटीज़ करेगा प्रोग्रेसिवली, लेकिन वो पेन जहाँ पे आएगा वहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन लास्ट जो हमारी फेज़ है इसमें मसल हील हो चुके हैं, मसल की स्ट्रेंथ भी आ रही है, वापस फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि उसका मसल अच्छे से काम करे, तो उसके लिए उसको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करनी होगी। और इसके लिए स्टिमुलेट फंक्शनल एक्टिविटी, इंटीग्रेट मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। मैक्सिमम मसल परफॉर्मेंस होगी मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन। इसके जो है ना मिनिमम का लास्ट पॉइंट है 5th, रिस्टोर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट, प्रोग्रेसिव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग। हमने डिफरेंट बैलेंस एक्सरसाइजेस पढ़ी थी थेरापीटिक थर्ड ईयर में, तो उसी से रिलेटेड होगा ये कि वो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए, बैलेंस की इन्हांस के लिए हम उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराएंगे। acquire learn specific motor skills, apply principle of motor learning, appropriate practice and feedback during task specific training।
हम उसको यहाँ से मोटर ट्रेनिंग उसकी हो रही है और फिर इसकी कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग हुई है ब्रेन रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे इसके प्रिकॉशंस हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन ऑलरेडी एड्रेस दैट रिलेट टू द स्टेजेस ऑफ टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग, देयर आर सेवरल एडिशनल प्रिकॉशन दैट आर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टू द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए क्या चीज़ें, क्या ध्यान करना हमें ज़रूरी है, क्या उसकी प्रिकॉशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। अवॉइड पोजिशन मूवमेंट और वेट बेयरिंग दैट कुड compromise the integrity of the surgical repair। पोजीशन हम उसकी चेंज नहीं कराएंगे। अवॉइड पोजीशन, ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ की बात है। इसमें वेट बेयरिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे ताकि उसकी सर्जरी की वो जो इंटीग्रिटी है सर्जिकल रिपेयर की या फिर उसकी हीलिंग है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। दूसरा पॉइंट है कीप द वोंड क्लीन टू अवॉइड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। वही बात है कि हम उसको पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से बचाएंगे ताकि उसकी सर्जरी फेल ना हो जाए। उसकी जो हमें इम्प्लांट जो उसमें डाला है या फिर आपने उसकी पूरी उस पर कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनाए हैं उसको और उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, या हमने उसकी जो ड्रेसिंग की है अगर हम उसकी प्रॉपर देखभाल ना करें तब भी उसको वूंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं, उसको भी अवॉइड कराना है। फिर अवॉइड विगरस हाई इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज विद सॉफ्ट टिश्यू सच एज द मसल टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल दैट हैव बीन रिपेयर्ड और attached for at least 6 weeks to ensure adequate healing and stability। अब आपने जब उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी है जिस फेज़ में, उसमें आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नहीं करानी कि उसका मसल ही पूरा जो है वो टीयर हो जाए, मसल टीयर हो जाए या फिर वो डी अटैच हो जाए, क्योंकि वो भी न्यू हीलिंग मसल है, न्यू सॉफ्ट टिश्यू है। तो आपने उसकी तरफ ध्यान देना है, वो ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रखवानी हमने स्ट्रेचिंग की। मॉडिफाई लेवल एंड सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इफ़ नेसेसरी टू प्रिवेंट premature wear and tear of repair or reconstructed soft tissue and joint। ये हमारे पास थी पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन की तीनों फेसेस जो हमने अभी पढ़ी हैं। अच्छा, यहाँ पे आता है टाइम बेस्ड एंड क्राइटेरियन बेस्ड प्रोग्रेशन। Case frame for each phase of rehabilitation vary dramatically from one procedure to another. For example, immediately after an orthoscopic meniscectomy, the maximum protection phase during which movement of the operated joint is limited to passive or assistive motion within a protective range may extend for only 1 day post-operatively. However, after a complex tendon repair in the hand, maximum protection may be required for several weeks। अब वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ना वेरी करती है क्राइटेरिया बेस्ड प्रोग्रेशन, टाइम बेस्ड प्रोग्रेशन। इसमें क्या होती है कि हमारी जो हीलिंग का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए जॉइंट और मसल। जैसे कि मेनिसेक्टमी हुई है अगर एक पेशेंट की, तो वो एक दिन हमारा उसके बाद ही हम उसको जो है वो एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज उसकी ड्यूरिंग विच मूवमेंट ऑफ द ऑपरेटेड जॉइंट इज लिमिटेड और टू पैसिव और सिस्टम मोशन विद इन अ प्रोटेक्टेड रेंज में एक्सटेंड फॉर ओनली 1 डे। तो कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज जो है ना मेनिसेक्टमी की, ये 1 डे पे जाएगी मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज। लेकिन अगर हम हैंड और रिस्ट के जो है वो उनकी बात करें तो उसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके, अब हमें पता है लिगामेंट है जल्दी से हील नहीं होते, लिगामेंट टेंडन इनका रिपेयर बहुत पुअर होता है, इनका रिपेयर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। मेनिसेक्टमी की जब हम कराएंगे तो 1 डे में उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जहाँ हम टेंडन रिपेयर कर देखेंगे, लिगामेंट रिपेयर देखेंगे रिस्ट और नी जॉइंट वगैरह में, तो उसमें सेवरल वीक्स लग सकते हैं। That is important thing. Although published description of post-operative rehabilitation typically include estimated time frame for each phase of program, this time period must be viewed only as जनरल गाइडलाइन। अब इन्होंने जो हमें बताई है वो जनरल गाइडलाइन है कि यानी 1 to 6 weeks, 6 to above weeks and more than 6 weeks like that. Putting post-operative rehabilitation into perspective, post-operative rehabilitation after an orthopedic surgical procedure is often lengthy process. Give limited number of justifiable therapy sessions available for post-operative management. It is highly unlikely for a therapist to have direct, ongoing contact with a patient through all phases of a rehabilitation program. Consequently, the key to successful post-operative outcome is effective long-term self-management that include therapist direct, early post-operative patient education followed by a home program.
इट्स मीन कि इतने अरसे तक हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं रखते हैं। मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ में या मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ के बाद उसको घर जाने दिया जाता है, लेकिन फॉलोअप प्लान उसका चलता रहेगा मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ तक, जब तक वो दोबारा से अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आता। तो फिर थेरेपिस्ट को भी चाहिए कि वो होम प्रोग्राम उसका देख ले, फॉलोअप देखे उसका, या फिर वो खुद से आके हमें चेक कराए। पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, रिस्क रिडक्शन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, डीप वेनस थ्रोम्बस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये हम नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, ये समझ आई है, तो फीडबैक दीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।